सांप्रदायिकता क्या है? इसके दुष्परिणाम बताते हुए दूर करने के उपायों की विवेचना करें। जब एक धार्मिक संस्कृति, एक भाषाई समूह या समुदाय समझ-बूझकर अपने को अलग वर्ग मानकर धार्मिक सांस्कृतिक भेदों के आधार पर राजनीतिक मांगें रखता है, अपनी मांगों को राष्ट्रीय व सामाजिक हितों से अधिक प्राथमिकता देता है, उसे सांप्रदायिकता कहा जाती है। सांप्रदायिकता के अंतर्गत वे सभी भावनाएं व क्रियाकलाप आ जाते हैं जिनमें किसी धर्म एवं भाषा के आधार पर किसी समूह विशेष के हितों पर बल दिया जाए। उन हितों को राष्ट्रीय हितों से अधिक प्राथमिकता दी जाए तथा उस समूह में पृथकता की भावना उत्पन्न की जाए या उसको प्रोत्साहित किया जाए। सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम स्वरूप आपसी द्वेष, आर्थिक एवं प्राण हानि के साथ राजनीतिक अस्थिरता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सुरक्षा को खतरा पैदा होता है। आर्थिक विकास भी अवरुद्ध होता है। इसे दूर करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला, प्रशासन के लिए संहिताबद्ध दिशा निर्देश, सांप्रदायिक दंगों से निपटने के लिए पुलिस बल के लिए विशेष प्रशिक्षण एवं विशेष जांच और अभियोग एजेंसियों की स्थापना। शांति, अहिंसा, करुणा, धर्मनिरपेक्षता, मानवतावाद के मूल्यों के साथ-साथ स्कूल और कॉलेज दोनों में बच्चों में मूल्य को रूप में वैज्ञानिक स्वभाव और तर्कवाद के मूल्य पर ध्यान देने के साथ-साथ मूल्य उन्मुख शिक्षा पर जोर। फिर है, सरकार ऐसी परियोजनाओं को चलाने के लिए नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करे और समर्थन कर सकती है जो सांप्रदायिक जागरूकता पैदा करने, मजबूत सामुदायिक संबंध बनाने और अगली पीढ़ी में सांप्रदायिक सद्भाव के मूल्यों को विकसित करने में मदद करती है। फिर सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए कानून की आवश्यकता है। सांप्रदायिक हिंसा जैसे पीड़ितों की रोकथाम, नियंत्रण और पुनर्वास विधेयक 2005 को जल्द ही अधिनियमित किया जाना चाहिए। फिर है, अतः भारत में सांप्रदायिकता की समस्या से निजात पाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। सभी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से सद्भाव कायम रहेगा, सबका कल्याण होगा और यह किया जाना चाहिए। यह स्वतंत्र भारत के लिए महात्मा गांधी का सपना था। फिर है, राजस्थान की राजनीति दल द्विदलीय रही है। समझाइए कैसे राजस्थान की राजनीति द्विदलीय रही है। तो उसमें पहला, राजस्थान के गठन के बाद 1977 तक कांग्रेस का ही शासन रहा। 1977 में पहली बार जनता पार्टी के भैरों सिंह शेखावत पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने, लेकिन 20वीं सदी के आने से लेकर अब तक राज्य में दो दलीय ही प्रणाली व्यवस्था स्थापित हो चुकी है, जिसमें कांग्रेस व भाजपा प्रमुख हैं। राजस्थान में प्रत्येक 5 वर्ष में सत्ता परिवर्तन नियमित रूप से होता रहता है। इसके प्रमुख कारणों में से किसी भी सशक्त क्षेत्रीय दल का अभाव, विकल्पों की अनुपलब्धता आदि है। राजस्थान की राजनीतिक में प्रायः राष्ट्रीय मुद्दों का प्रभाव अधिक होता है। इसी कारण ये दो राष्ट्रीय दल ही क्रमिक रूप से सत्ता में आते रहते हैं, परंतु वर्तमान में रालोपा, बीटीपी आदि क्षेत्रीय दल अस्तित्व में आ रहे हैं एवं क्षेत्रीय व जातीय मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे हैं। बीटीपी और रालोपा। फिर राजस्थान की राजनीतिक जनांकी पर एक लघु लेख लिखिए। तो राजनीतिक जनांकी का संबंध जनसंख्या के आकार, संरचना और वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन से है। इसमें जनसंख्या के तथ्यों तथा आंकड़ों के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में युवाओं में वृद्धि, विभिन्न धर्म व जाति का विश्लेषण किया जाता है। राजस्थान की कुल आबादी में लगभग 89% हिंदू, जिनमें 12% जाट, 9% राजपूत, 9% गुर्जर, 7% ब्राह्मण, 7% मीणा, फिर मुस्लिम 9% और शेष 2% अन्य धर्मों के लोग हैं। राजस्थान की कुल 200 विधानसभा सीटों में 141 सामान्य वर्ग के लिए, 34 सीटें अनुसूचित जाति के लिए, 25 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 15वीं विधानसभा के चुनाव में 2294 पुरुष
उम्मीदवारों में से 176 तथा 189 महिला उम्मीदवारों में से 24 ने जीत दर्ज की। फिर राजस्थान में निर्वाचन व्यवहार को प्रभावित करने में जाति की भूमिका पर टिप्पणी करिए। तो आजादी के पश्चात जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन के कारण सामंती जातियों में राजपूत में कांग्रेस के प्रति विरोध था तथा किसान जातियों ने कांग्रेस का समर्थन किया। एससी एसटी ने संवैधानिक उपबंधों के कारण कांग्रेस को समर्थन दिया। जातिगत संस्थाएं दबाव समूह की तरह बनी तथा राजनीतिक लाभों के लिए विभिन्न दलों का समर्थन व विरोध किया। चौथी विधानसभा में अजगर फॉर्मूला अपनाया गया जिसमें अहिर, जाट, गुर्जर, राजपूत जातियां शामिल थी। 2003 विधानसभा चुनाव में वसुंधरा सरकार ने जातिगत समीकरण के आधार पर राज्य की राजनीति को प्रभावित किया। हालांकि शैक्षणिक विकास के साथ-साथ इस प्रभाव में कमी आती जा रही है। शैक्षणिक विकास के साथ-साथ इस प्रभाव में कमी आती जा रही है। फिर भारत में पंचायती राज संस्थानों के कार्यों पर संविधान के 73वें संशोधन के प्रभाव को आलोकित कीजिए। तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 40 में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के उद्देश्य से बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर स्थानीय स्वशासन एवं जमीनी लोकतंत्र की प्राप्ति हेतु 1959 में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गई, लेकिन बहुरूपता, कार्यकाल की अनिश्चितता और अनियमित चुनाव, वित्तीय संसाधनों का अभाव एवं राज्य सरकारों की अनिच्छा व उपेक्षा के कारण यह अधिक प्रभावी नहीं हो पाया। अतः एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश के आधार पर 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 और 11वीं अनुसूची को समाविष्ट किया गया। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण को अत्यंत प्रभावी बना दिया। इस संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं हेतु निश्चित कार्यकाल, समय पर निर्वाचन, वित्तीय संसाधन एवं शक्ति के विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की गई। ग्राम सभा के रूप में प्रभावी नागरिक संस्था की स्थापना की गई। इस संशोधन के अंदर महिलाओं हेतु 33% आरक्षण, महिला सशक्तिकरण को प्रभावी बनाया। राज्य वित्त आयोग की स्थापना द्वारा इस संस्थाओं को वित्तीय संसाधनों का स्थानांतरण किया गया, अधिक प्रभावी भूमिका प्रदान की गई। राज्य निर्वाचन आयोग निश्चित समय पर चुनावों की व्यवस्था कर संस्थाओं को वास्तविक मायने में लोकतांत्रिक संस्था बनाती है। इन्हें 29 विषय सौंपे गए हैं जिससे ये संस्थाएं विकास का वास्तविक उपकरण बनकर उभरी हैं। फिर है नगरीय स्थानीय सुशासन में 74वें संविधान संशोधन की महत्ता को इसके प्रावधान बताते हुए स्पष्ट कीजिए। तो नगरों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने और उसे सक्रिय बनाने के लिए 1992 में संविधान का 74वां संविधान संशोधन संसद द्वारा पारित कर एक नए कानून के तहत शहरी निकाय को 3 तरह की संस्थाएं कार्य करेगी के द्वारा पारित कर एक कानून के तहत शहरी निकाय में 3 तरह की संस्थाएं कार्य करेंगी। प्रथम है नगर पंचायत, जिसे राजस्थान में नगर पालिका का नाम दिया गया है। 10,000 से 1 लाख तक की आबादी वाले कस्बों में इसकी स्थापना की जाती है, जिसका प्रमुख चेयरमैन कहलाता है। जनसंख्या का यह आधार समय समय पर परिवर्तनीय है। द्वितीय, 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद की स्थापना की जाती है। इसे कई वार्डों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक वार्ड में एक पार्षद का जनता सीधे निर्वाचन किया जाता है जनता द्वारा, और नगर परिषद के प्रमुख को अध्यक्ष या सभापति कहते हैं। फिर 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े शहरों में नगर निगम की स्थापना की जाती है। इसका प्रमुख मेयर या महापौर कहलाता है। इसका चुनाव प्रत्यक्ष या परोक्ष विधि जो राज्य सरकार के विधान द्वारा निर्धारित की गई है, किंतु अविश्वास प्रस्ताव से समय से पूर्व ही इन निर्वाचन मंडलों को भंग किया जा सकता है। 74वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि 6 माह की अवधि में चुनाव करवाया जाना राज्य सरकार का एक संवैधानिक दायित्व रहेगा। सरकारी निकायों के कार्य एवं शक्तियों में वृद्धि के लिए संविधान की 12वीं अनुसूची में 18 विषय सम्मिलित किए गए हैं। तो ये हो गए अपने पॉलिटी के यहाँ तक के क्वेश्चन।